हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर 1 दिख रहा है। मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। दिस इज़ पार्ट 1 एंड नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा अगले वीडियो में। इसमें पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें पार्ट 1 में हमारे पास कंटेंट्स क्या क्या है और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे कंटेंट्स आज का ये है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। मतलब मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, ये तीनों में मॉडुलस पढ़ने वाले हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पॉइजन्स रेशियो, ये हमारे आज के टोटल कंटेंट्स होंगे इस वीडियो के। ठीक है, तो विदाउट गेटिंग एनी लेट लेट स्टार्ट। क्या होगा आज का हमारा पहला पॉइंट, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब सॉलिड्स में एटम्स होते हैं ना, वो सॉलिड्स जो होते हैं वो एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। हमें पहले पता है कि सॉलिड्स में एटम्स जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उसमें फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस किस तरह ऐड करते हैं और उसकी एनर्जी क्या होती है, ये देखते हैं हम इसमें इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें देखिए द एटम्स इन ए सॉलिड आर सेपरेटेड या हेल्ड टुगेदर बाई इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैपिटल एफ। ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस से सेपरेट किए हुए होते हैं और इसका डिस्टेंस आर होता है इस सभी एटम्स का। व्हेन द इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज लार्ज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इस सिस्टम की नेगेटिव होती है जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वेरी लार्ज होता है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये हाइट, हाइट मीन्स यू, हाई पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। इनिशियली हाई है, जब जब डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है तो नेगेटिव एनर्जी जो हो रही है आपको दिख रहा है यू नॉट मीन्स नेगेटिव। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर एनर्जी जो होती है पूरी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट डिनोटेड बाई आर नॉट। तो आर नॉट पर एक ऐसा पोजिशन है जहाँ पर एनर्जी जो होती है मिनिमम हो जाती है और फोर्स का जीरो हो जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल और इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर उसकी एनर्जी नेगेटिव और फोर्स जीरो होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है इलास्टिसिटी? जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी को, उसका बॉडी की शेप चेंज करने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी डिफॉर्म होने लगती है। ठीक है, जब आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया एक्सटर्नली, अलॉन्ग द एक्सिस लगाया, तो बॉडी का फोर्स के कारण बॉडी चेंज होती है, डायमेंशन चेंज होता है। उस बॉडी को अगर आपने फोर्स हटा दिया तो वो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करती है, जिस पोजीशन पर बिना पहले फोर्स के थी, फोर्स लगाने के पहले जिस पोजीशन पर थी उस बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद आने की कोशिश करती है। और वो बॉडी पूरी अगर आ जाती है तो हम उसे कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? अब जब आपने फोर्स लगा दिया, बॉडी ने शेप चेंज कर लिया, अब जब फोर्स हटाते हो तो बॉडी वापस अपनी जगह पर नहीं आती, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब नेक्स्ट स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है फ्रेंड्स, हमने बहुत पहले इसे पढ़ा हुआ है, फोर्स बाई एरिया। ठीक है, अगर ये स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया होता है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर भी फोर्स बाई एरिया होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इस स्ट्रेस और इस प्रेशर में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? प्रेशर हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बाहर से एक फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी पर, उसे हम कहते हैं प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स जो बाहर से एक्ट हो रहा है। और हमने पता है इक्वेशन, न्यूटन इक्वेशन मोशन से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बाहर से फोर्स लगाओगे तो बॉडी चुप थोड़ी बैठेगी, बॉडी भी उतना फोर्स लगाएगी अंदर से, है ना। तो उसे हम कहते हैं इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब बॉडी को अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो बॉडी अपनी तरह से जवाब दे रही है और बॉडी अंदर से एक फोर्स लगा रही है, उससे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इस पर यूनिट एरिया जो है दोनों के लिए कॉमन है। और प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं वो प्रेशर, और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। ये डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में। ठीक है, अब स्ट्रेन, स्ट्रेस के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन जो हुआ, एक्चुअली वो डिफॉर्मेशन कहाँ से होता है? स्ट्रेस पहले आता है कि स्ट्रेन पहले आता है? पहले स्ट्रेन आता है। कैसे? जब बॉडी आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी डिफॉर्म होती है, जब तक बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी उस पर स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है फ्रेंड्स। अब जब तक बॉडी डिफॉर्म नहीं होती उस बॉडी में स्ट्रेस नहीं आता। तो ये डिफॉर्मेशन जो लेकर आता है वो एक्सटर्नल फोर्स, वो
पहले स्ट्रेन होता है, उससे उस स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस आता है बॉडी में, ठीक है। नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी ऑफ एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेंड्स, हर बॉडी की एक मॉडुलस होता है। आगे हम देखेंगे इसके, जब आगे हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। क्या होता है हुक्स लॉ? व्हेन विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसे हम कहेंगे ई। ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। व्हाट इज दिस? इट इज दिस मॉडुलस इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस भी तीन टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड बल्क वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सिमिलरली एक लॉन्ग स्ट्रेन भी तीन टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। नेक्स्ट, ये तो बेसिक इंट्रो था, आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हर साइंस स्टूडेंट को ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंड विदाउट दिस आप आगे की पढ़ाई कर ही नहीं सकते। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग लेवल में, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में तो सबसे पहला टॉपिक यही होता है। अगर आप बेसिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स में तो ये मिलेगा ही, मैकेनिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो आइए देखते हैं होता क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं? एक होता है इलास्टिक लिमिट, एक होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, एक होता है प्लास्टिक लिमिट, एक होता है परमानेंट सेट, यील्ड पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट। इसमें क्या होता है? एक इलास्टिक लिमिट होती है, जिसमें एक इलास्टिक लिमिट जो मैंने भी बताया था हुक्स लॉ। क्या होता है हुक्स लॉ? इसमें आप बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होती है। आप अगर फोर्स हटा देते हैं तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो बॉडी अपने आप वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो उस पॉइंट तक जहाँ तक बॉडी अपना शेप रिगेन कर सकती है, उस लिमिट तक जहाँ तक बॉडी वापस अपने आप अपने शेप को रिगेन कर लेती है, उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर उस लिमिट को पार कर गया, बॉडी ने उस लिमिट को पार कर दिया, आपने फोर्स बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया, उससे हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। मतलब वो प्लास्टिक जोन में आ गया, मतलब वो बॉडी अगर आप फोर्स हटाएंगे उस पर तो बॉडी वापस नहीं जाएगी, उसी जगह पर रुक जाएगी, वो प्लास्टिक बन जाएगी। इलास्टिक बॉडी जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो वो प्लास्टिक बन गया, ठीक है। और वो प्लास्टिक बन जाने के बाद एक गैप आ जाता है कर्व में, अकॉर्डिंग टू दिस कर्व एक गैप आ जाता है। इस गैप को हम कहते हैं परमानेंट सेट। इस गैप को हम क्या कहते हैं? परमानेंट सेट, ठीक है। अब इस परमानेंट सेट आने के कारण आपने फोर्स हटा दिया तब भी बॉडी स्लिप होती है, उसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। ये यील्ड पॉइंट क्या होता है? आपने फोर्स हटा दिया, अपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसके बावजूद बॉडी जो होती है हल्के से स्लिप होती है, आगे बढ़ जाती है थोड़ी सी, उसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। उसके बाद भी आप लगातार फोर्स लगाए जा रहे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ बॉडी टूट जाएगी। क्या होगी? बॉडी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी बॉडी, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। 7, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। क्या होता है बल्क मॉडुलस? जब आप फ्लूइड की बात करेंगे, जब एक कांस्टेंट जो फ्लूइड में यूज़ होता है उसकी बात करेंगे, हमेशा आपको बल्क मॉडुलस ही यूज़ करना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस इज यूज फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। मॉडुलस हमेशा रेशियो होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अगर आप सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस लेंगे, है ना। और आप फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस लेंगे और हाइड्रोलिक स्ट्रेन लेंगे। और इसी प्रकार आप शेयर मॉडल्स लेते हैं, आप जहाँ जहाँ शेयर हो रहा है बॉडी में शेयर, मतलब अब ये मैंने बताया था, आपने सरफेस पैरेलल टू सरफेस और एकदम टॉप ऑफ सरफेस पे कोई फोर्स लगाया है तो बॉडी डायमेंशन चेंज होगा, स्ट्रेन आएगा इस पर, इस स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस और अपॉन शियर स्ट्रेन। तो ये होता है रेशियो एफ बाई ए अपॉन थीटा। शियर स्ट्रेन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये डेल्टा थीटा अपॉन थीटा है। स्ट्रेन हमेशा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, तो शेयर स्ट्रेन भी डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाई कैपिटल यू। क्या इसको हम कहते हैं यू इज गुड हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, और इसे हम अगर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आएगा हाफ एफ अपॉन ए इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो आएगा आपका हाफ सिग्मा एप्सिलॉन वी। व्हाट इज सिग्मा? इट इज स्ट्रेस। व्हाट इज एप्सिलॉन? इट इज स्ट्रेन। और व्हाट इज वी? वॉल्यूम ऑफ फायर। आपने एक वायर को लिया और आपने उस पर स्ट्रेस लगाया, आपने फोर्स लगाया, तो उसके कारण उसमें स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस आएगा, और
उसका एक वॉल्यूम वायर है तो एक वॉल्यूम भी होगा, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो यू मिल गया आपको हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ फायर। स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, अगर आपको यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में लेना है तो आप स्ट्रेन इस पूरे इक्वेशन को स्ट्रेन से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस हो गया है ना, और स्ट्रेन का स्क्वायर कर दीजिए तो स्ट्रेन का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट मूव अहेड। पॉइजन्स रेशो क्या होता है फ्रेंड्स? पॉइजन्स रेशो, ये पॉइजन रेशो इज नथिंग बट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक वायर लीजिए, आपने एक वायर लिया, इस वायर को आप अलॉन्ग द एक्सिस खींचे तो क्या आएगा, खींचेंगे तो डायमेंशन में चेंज आएगा है ना, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर देगी, प्लास्टिक लिमिट पहुंच जाएगा, प्लास्टिक लिमिट पहुंच गया तो एक डायमेंशन एक इलोंगेशन आ गया आपको, तो वो इलोंगेशन अलॉन्ग द एक्सिस उसे आप कह दिया डेल्टा एल, अलॉन्ग द एक्सिस डेल्टा एल, क्योंकि लेंथ एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। इसी प्रकार आपने अगर तो इसमें भी चेंज आएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा। ये कॉमन जनरल क्वेश्चन है सही है फ्रेंड्स, ये आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, अगर कोई बॉडी अलॉन्ग द एक्सिस बढ़ रही है तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे आपको दिख रहा है इसमें डायमीटर कम हो गया तो डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ये हो गया लैटरल स्ट्रेन और ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये आपका हो गया पॉइजन रेशो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रिलेशन अगर याद नहीं है आपको तो क्या कहता है रिलेशन बिटवीन ई के जी एंड म्यू, वेयर ई इज यंग्स मॉडुलस, के इज बल्क मॉडुलस, जी इज शेयर मॉडुलस एंड यू इज पॉइजन रेशो। तो क्या रिलेशन देखते हैं, ई इज गुड 9 के जी अपॉन 3 के प्लस जी, पहला रिलेशन। दूसरा हो गया ई इज गुड 3 के 1 माइनस 2 म्यू, ई इज गुड 2 जी 1 माइनस 1 प्लस म्यू। अगर आपके पास ई दिया हुआ, के दिया हुआ, म्यू दिया हुआ या के और म्यू दिया हुआ, आपको यू ई फाइंड करना है तो इस रिलेशन से आप फाइंड करेंगे। अगर के है म्यू है, अगर आपके पास जी है म्यू है तो ई फाइंड करना है, आप सेकंड रिलेशन से फाइंड करेंगे। और अगर आपके पास के है जी है और ई फाइंड करना है, ई आप तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर के दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, या जी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, या के जी दिया हुआ है तो उससे आप ई फाइंड कर सकते हैं इन वैल्यू से। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछते हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत फ्रिक्वेंट कॉमन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू।